सर मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें। एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। यानी जो राहुल गांधी कल पूछ रहे थे कि अरे कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, कोई भारत के साथ नहीं होता, यूएनएससी से रिपोर्ट आ रही है बॉस, पाकिस्तान को नंगा कर दे रही है। और इसीलिए कल पीएम ने कहा था कि सबका साथ मिल गया, सिर्फ कांग्रेस का नहीं मिला। आप यह भी देखिए कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर यूएनएससी की रिपोर्ट तब आई है जब इसी महीने पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता का एक मौका मिला है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर टीआरएफ पर लगे आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए यूएनएससी के आधिकारिक बयान से टीआरएफ का नाम हटवा दिया। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आतंकी संगठनों ने द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे मॉडर्न नाम रखकर लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से ध्यान हटाने की पाकिस्तान की जो चाल थी वो भी फेल हो गई। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम आना पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक हार और भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान इसी कोशिश में है कि पहलगाम आतंकी हमले या जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से उसका नाम न जुड़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने भी पहलगाम हमले में शामिल टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जबकि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि किसी देश ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, विदेश नीति फेल हो गई। राहुल गांधी तो यह भी कह रहे थे कि भारत की फेल विदेश नीति की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए। आज इस पर विदेश मंत्री ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अचानक दोस्त नहीं बन गए, बल्कि इसकी शुरुआत 1962-63 में हो गई थी। जयशंकर ने कहा कि चीन पर इतना ज्ञान देने वाले राहुल गांधी शायद हिस्ट्री की क्लास में सो रहे थे। सुनिए एक बार। India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। तो है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर? कैसे? ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। अब आगे बढ़िए सर। 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे हैं। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी का नया नामकरण कर दिया चाइना गुरु, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे बोल रहे थे जैसे वही सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान पास आ गए हैं ऐसे। तो उन्होंने हिस्ट्री बता दी कि ऐसा थोड़ी ये था कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे को पहले कोहनी मारते थे, 2014 के बाद आके गले मिल गए। इतना लंबा इतिहास है कि पाकिस्तान चाइना से सटा रहा। और क्यों नहीं सटेगा भाई, उसकी औकात नहीं है भारत से लड़ने की, तो जाके चाइना से सटता है। चाइना को पता है कि भाई भारत को जो है वो परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे एक किसी की जरूरत है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट देता है। और चाइना तो ये काम कर ही रहा है। एक तरीके से उसने कर्जा दे दे के पाकिस्तान को खरीदा। तो राहुल गांधी कौन सा ऐसा अद्भुत ज्ञान लेकर आ गए जो उन्होंने बता दिया कि अरे चाइना और पाकिस्तान एकदम फ्यूज हो गए, एक साथ आ गए।
चीन पर तो राहुल गांधी को तगड़ा जवाब मिल गया। कल ट्रंप पर भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चैलेंज की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ट्रंप का मुद्दा पकड़े हुए है। अब पीएम मोदी ने कल साफ कह दिया था कि दुनिया के किसी नेता ने भारत का युद्ध नहीं रुकवाया। उसके बाद आज कांग्रेस तर्क दे रही है कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप का नाम नहीं लिया। अरे जब कह दिया कि दुनिया में किसी ने नहीं किया तो ट्रंप का नाम अकेले से काहे लेंगे भाई? क्यों लेंगे? फरमाइशी गीतमाला चल रही है कि झुमरी तलैया से पिंटू, बबली, चिंटू, मोहन और राहुल ने कहा है कि ट्रंप का नाम लीजिए तो ट्रंप का नाम लिया जाएगा। जब कह रहे हैं कि दुनिया में किसी ने नहीं किया तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है और कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज फिर से ट्रंप वाली बात पर तगड़ा जवाब दिया। फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है जो कि ट्रंप से भी जुड़ा है और उन पर सवाल खड़े करता है। जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सर मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। खुद संसद में विदेश मंत्री ने ट्रंप का नाम लिया, साफ कहा कि 22 अप्रैल जब पहलगाम की घटना हुई से लेकर 16 जून के बीच ट्रंप और मोदी की कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस इसको भी नहीं मानेगी, कह रही है कि मोदी के मंत्री ने ट्रंप का नाम लिया लेकिन मोदी ने तो नहीं लिया। यानी कैसे भी करके कांग्रेस ट्रंप का मुद्दा नहीं छोड़ने वाली। आज भी राहुल गांधी ने ट्रंप के सीजफायर वाले दावे पर बयान दिया, लेकिन पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में आज राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। एक बार राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर बताता हूं उनका ब्लंडर क्या है। सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे, दैट इज द रियलिटी। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। आपने बहुत ध्यान से सुना राहुल गांधी की बात का आखिरी हिस्सा। राहुल गांधी ने बातों बातों में जो बात कह दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ट्रेड डील पर के लिए भारत पर दबाव डालना चाहते हैं और इसलिए वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भारत पर दबाव डालना चाहते हैं ट्रेड डील को लेकर। यानी खुद राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया कि ट्रंप बार बार सीज फायर पर बयान भारत पर प्रेशर बनाने के लिए दे रहे थे। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी को यह बात समझ में आ रही है कि ट्रंप भारत का नुकसान करने के लिए बार बार यह बयान दे रहे हैं, तो फिर वो और पूरी कांग्रेस क्यों ट्रंप के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है बॉस? क्या सिर्फ इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी को घेर सके? जब आप खुद जान रहे हैं कि ट्रंप झूठे बोल रहा है ये दबाव बनाने के लिए, तो आप क्यों वो बात बोल रहे हैं? समझते बूझते बोल रहे हैं। इसका मतलब आप फिर सवाल उठेगा कि आप ट्रंप की टीम में खेल रहे हैं। इसका मतलब भाई ट्रंप तो अपने देश के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता है नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, ऐसे मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, इन पे प्रेशर बनाओ, झूठे बोलते रहो कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। अगर ये आएंगे मुझे रोकने के लिए तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, तुम टैरिफ कम करो, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। ट्रंप तो अपना फायदा देख रहे हैं, अपने देश का फायदा देख रहे हैं। राहुल गांधी को अपने देश का फायदा नहीं दिख रहा है। वो क्यों ट्रंप का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं जब खुद जान रहे हैं ट्रंप ये कर रहा है? उसकी चाल ये है, मतलब पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग किसी भी हद तक चले गए। आप सोचिए, ये लोग देश में ट्रंप के बयान गिन रहे थे कि 29 दिया, 30 दिया, 35 दिया, 24 दिया। कांग्रेस पार्टी खुद ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स को अपना मंच दे रही थी, और आज भी ये लोग ट्रंप की रट लगाए बैठे हैं, जबकि कल ही पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर दिया था। और शायद इसी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए। कल जब से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी अपनी बात रखी, तब से यह क्लियर हो चुका था कि अब लड़ाई इस बात की है कि आतंकवाद के खिलाफ कौन कितनी सख्ती से लड़ा, किसने कितनी नरमी दिखाई, किसने सेना के हाथ बांधे, किसने सेना को छूट दी,
किसने आतंकवाद से लड़ने पर पॉलिटिकल विल दिखाया, किसके अंदर आतंकवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। राहुल गांधी ने कल कहा था कि क्या आतंकवाद की कोई घटना होगी तो युद्ध छेड़ दिया जाएगा, क्या क्यों नहीं छेड़ा जाएगा बॉस? लेकिन अब ऐसी ही बातों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दूसरे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ऑपरेशन महादेव नाम क्यों रखा, क्यों महादेव से भी दिक्कत हो गई इन लोगों को। कोई कह रहा है कि आज ही कैसे मार दिया आतंकी को। कोई कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा। कोई कह रहा है कि पहलगाम के आतंकी संसद में बहस के दौरान ही क्यों मारे गए। मतलब कुछ भी बोलने पर आ गए हैं ये लोग। कांग्रेस नेता तो एक कदम आगे निकल गए, वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में धर्म का एंगल खोज के ले आए। आप खुद सुनिए कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि आज संसद में अमित शाह ने इस पर क्या जवाब दिया। ऑपरेशन के नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है। मैं नहीं समझता, मैंने कई सारे दुनिया के लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन कहीं भी दूसरे महायुद्ध के दौरान हो या कोई और, कभी भी किसी ने क्रिश्चियन धर्म का किया हो या इजरायली करे हो, मैं नहीं समझता। लेकिन हमारे यहाँ हर एक हिंदुत्व के कोई फिगर से नहीं, दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। क्या है तो आप बताइए कि हिंदू, इसलिए याद सिंदूर का क्या मतलब है? सिंदूर तो सिर्फ हिंदू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इन लोगों को ऑपरेशन महादेव क्यों रख दिया, इससे दिक्कत हो रही है कांग्रेस वालों को। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रख दिया, इससे दिक्कत है। प्रियंका वाड्रा को कल साबित करना था कि जो मरे पहलगाम में वो इंडियन थे, भारतीय थे, वो हिंदू पहचान जो है उनकी देख के नहीं मारा गया था। क्यों प्रॉब्लम है इन लोगों को? क्यों ऑपरेशन महादेव नाम नहीं हो सकता? क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं हो सकता? वो हिंदू देख के मार रहे हैं, यहां नाम भी आप जो है वो इनके हिसाब से पूछ के रखिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान का जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है, यह नारा शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था, जो भारत की ताकत और भारत के एक्शन का लेने का प्रतीक है। और सेना में कई जगहों पर युद्ध घोष जो है वो कई भगवानों से जुड़ा हुआ है। जय श्री राम बोला जाता है, मां दुर्गा के बारे में बोला जाता है। तो क्या सेना कम्युनल हो गई क्या इनके हिसाब से? सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। इसीलिए कांग्रेस पर आरोप लग जाता है कि अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उनको हर चीज से दिक्कत हो जाती है। लेकिन इंडी गठबंधन में अकेला कोई एक नेता है जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर उल्टे सीधे सवाल उठा रहा है। अरे भैया लिस्ट है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। अबू आजमी कह रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव में जिन आतंकियों को मारा गया उनको खाना पानी कहां से मिल रहा था। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई उसी दिन आतंकियों को मार दिया गया। क्या यह स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? सुनिए अबू आजमी को। 3 महीने से ज्यादा ये आतंकवादियों को हमारी सिक्योरिटी ने घेरे कर रखा था। खाना पानी कहाँ से मिल रहा था इनको? कैसे जिंदा थे ये लोग? आम इंसान जो लेमैन है ना, उसके दिमाग में एक बात आती है कि इनको खाना पानी कैसे मिल रहा था, कैसे जिंदा थी। और मेरी सिक्योरिटी ने घेर के रखा था इनको, और उनको या तो ऐसा था इंतजार था कि इनको जाने मत दो, वहीं रखो। और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत की उसी दिन इनको ढेर कर देंगे। क्या ऐसा तो नहीं है? या कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है? आप सोचिए ये लोग किस लेवल पे जा सकते हैं। मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी स्क्रिप्ट लिखते हैं इनके हिसाब से कि एक काम करना, संसद का जब सत्र शुरू होगा तब मार देना, और सेना इनका स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करती है। क्या लोग हैं बॉस ये लोग?
कह रहे हैं लेमन के दिमाग में ये सवाल आता, किसी लेमन के दिमाग में ये सवाल नहीं आता, आप सवाल डालना चाहते हैं। कह रहे हैं 3 महीने का खाना कहां से आया? आतंकवादी जब ऐसी घटना करने निकलते हैं तो 3 महीना क्या, कई बार वो बर्फीले रास्ते से आते हैं ना, तो 4-4 महीने का खाना लेके चलते हैं और वहां ठूस ठूस के बिरयानी नहीं खाते हैं, सरवाइव करने के लिए खाना खाते हैं। जो मारे गए उनका जरा चेहरा देख लीजिए, चूसे हुए आम जैसा चेहरा था। ऐसा नहीं था कि दिन का 3 टाइम खाना खा रहे थे, तोंद निकली हुई थी और मार दिए गए कि पूछ रहे हैं खाना कहां से आ रहा था। इनको हर चीज का हिसाब चाहिए, किस दिन मारे, कब मारे, मिला कब, खाना कहां से आया, पानी कहां से पी रहा था, हाथ कहां धोने जाता था, सब इनको बताइए। अबू आजमी जिस समाजवादी पार्टी में है, उस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी ऑपरेशन महादेव पे सवाल उठा चुके हैं, तो नीचे वाले लोग भी तो वही करेंगे। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पे सवाल उठाए थे और आज आतंकियों के एनकाउंटर को यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर से जोड़ रहा है। यह ऐसा ही है जैसे सेब और संतरे की तुलना करना। सुनिए अखिलेश यादव को। ये तो उत्तर प्रदेश में चलती थी नीति ठोक दो, ये लोकसभा की नीति नहीं है ठोक दो। ठोक दो से मैं क्या समझूं? जो यूपी में हो रहा था वही होगा। पर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट में कुछ तो डिफरेंस होता है अखिलेश जी, मतलब आपने इक्वेट जो यूपी से किया है। नहीं, ठोक दो किससे ये रिलेट हुआ है? अगर कोई ये बता सके ये ठोक दो किससे रिलेट हुआ है? 2014 से पहले और अगर ये बात टेररिस्ट मारे गए हैं तो फिर एक बार इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है।